अब प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 1 को देखिए। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस प्रश्न में टोटल 4 सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ये 1 नंबर का लिखे हैं और उसी तरह से 3 सवाल और भी दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले जांच कर लेना है, यानी कि A1/A2, B1/B2, C1/C2। उससे जांच करने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, मतलब केवल एक हल है, किसका हल नहीं है। जब हल नहीं होगा तो यानी कि समांतर की स्थिति में हल नहीं होता है, वो भी चीज हम लोग जांच कर लेंगे। और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये तीनों का जांच करना है। और फिर बोल रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में अगर मान लीजिए कि अद्वितीय हल आया, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में वज्र गुणन विधि द्वारा हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मूल रूप में देखते हैं कि मूल रूप में है या नहीं है। तो समीकरण जो पहला और दूसरा जो देख रहे हैं, ये दायां साइड में अगर जीरो है दोनों में, तो ये मूल रूप में है। अब मूल रूप में अगर पहले से मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास कोई चीज करने का जरूरत नहीं है। A1 B1 C1, A2 B2 C2 डायरेक्टली हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं। और इसका पहले जांच करेंगे कि कितना हल है। अगर अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा, तब तभी हम लोग आगे बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व लिख देना होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर सॉल्व लिखते हैं ऊपर में ही तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर दोबारा हम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा समीकरण को। तो सॉल्व लिख दिया और उसके बाद लिखना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे जांच। क्योंकि A1 B1 C1 A2 B2 C2 को अलग से निकाल के लिखने का जरूरत या नहीं, हालांकि लिख सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जांच जब करेंगे तो A1/A2 बराबर, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के साथ में जो पहला समीकरण में है उसको A1 बोलते हैं, तो यहाँ पर x के साथ में 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और बटे यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण में 3 है तो 3 लिखेंगे। तो 1/3 हो गया, तो ये कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। B1/B2 का जांच करेंगे तो देखिए B1 का वैल्यू यहाँ पे -3 है और यहाँ पर -9 है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 तिया 9, ये भी देखिए 1/3 आ गया। अब तीसरा निकालेंगे तो लिखेंगे एवं C1/C2। तो C1 का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे -3 है और C2 का वैल्यू -2 है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आगे हम लोग बनाएंगे नहीं, कोई हल नहीं है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कोई हल अगर नहीं होगा, किस स्थिति में बनाना है आगे, अद्वितीय हल की स्थिति, मतलब केवल एक हल होगा। इसमें कोई हल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इन दोनों समीकरण के ग्राफ को हम लोग खींचेंगे तो इस प्रकार से कुछ ग्राफ खिंचाएगा, मतलब दोनों समांतर रेखा हो जाएगा। और समांतर रेखा की स्थिति में आपको पता होगा कि कोई यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता दोनों समीकरण का, इसीलिए कोई भी हल नहीं होता है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे से मिलेगा, उसी को हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। अब दूसरे समीकरण को भी हम लोग आगे दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। तो अब 1 नंबर का ये यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न में लिखा है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 दिया है। ठीक है, तो इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि इन दोनों समीकरण का जो यानी कि लिखा हुआ है, दोनों समीकरण जो यहाँ पर दिया जा रहा है, ये मूल रूप में नहीं है। चूंकि ये जो यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड का जो यानी कि वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो इसको इधर लाना होगा पहले। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सॉल्व यहाँ लिख देना होगा और उसके बाद लिखेंगे या। ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे थे, इसीलिए या लिख दिए। और उसके बाद क्या कर देंगे, 2x का 2x ही होगा, y का y होगा, और माइनस में 5 को ले आएंगे, उस साइड में 0 बचेगा। चूंकि प्लस में 5 है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 3x + 2y और माइनस में 8 और बराबर 0। अब देख सकते हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरह से वैल्यू हमारे पास प्राप्त है। अब इसको जांच करेंगे सबसे पहले और उसके बाद आगे हम लोगों को बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो A1/A2 का जांच करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए 2 और बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको आगे इसी तरह से छोड़ के और आगे बढ़ेंगे B1/B2 की ओर। ठीक है, तो B1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 होगा और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 2/3 1/2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू
b1/b2 है। अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा? केवल एक हल हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे, यानी कि केवल एक हल ही होगा। और यही ज्यादा बेस्ट होता है कि x और y का मान एक, यानी कि एक वैल्यू ज्ञात होगा, और इसको हम लोग प्रतिच्छेदी यानी कि स्थिति बोल सकते हैं। या तो ग्राफ जब खींचेंगे तो एक लाइन दूसरे लाइन को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तब आगे बनाने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना होगा सूत्र, ठीक है, या व्यंजक लिखना होगा जो हम लोगों के पास यानी कि ये वज्रगुणन विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है। और वज्र गुणन विधि लिख के उसके बाद करना क्या है? तो यहाँ पे वही वैल्यू को हम लोग लिखेंगे जो सूत्र हमारे पास प्राप्त हुआ था, ठीक है। x बटे, सबसे पहले तो हम लोग लिखते थे BC माइनस BC, ये याद रखना है। y बटे CA माइनस CA, ठीक है, और बराबर 1/, AB माइनस AB, यही याद रखना है। BC CA AB। अब यहाँ पर एक बिठाएंगे, यहाँ दो बिठाएंगे, यहाँ दो बिठाएंगे, यहाँ एक, फिर यहाँ 1 2, यहाँ 2 1, यहाँ 1 2 2 1, बस हो गया, ठीक। तो ये व्यंजक हमारे पास प्राप्त हो गया। किसी तरह का सर्कल या कुछ भी और बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा BC CA AB, ठीक है। सबसे पहले BC, फिर CA, फिर AB। और अगर याद नहीं रहता है तो उस स्थिति में आपको सर्कल बना के ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं x का x होगा B और C का वैल्यू, देखिए B यहाँ पर देखना है B1 और C2 का। तो B1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए y के साथ में 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 गुना C2 का मान -8 हो जाएगा, माइनस B2 का मान यहाँ पर देख सकते हैं B2 का मान 2 है, ठीक है। B2 का मान 2 और गुना C1 का मान देखिए -5 है, तो -5 लिखेंगे, बराबर y और बटे C1 का मान देख सकते हैं। C1 का मान यहाँ पर -5 है, तो -5 और गुना A2 का मान देख सकते हैं 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस C2 का मान देखिए यहाँ पर माइनस में 8 है, तो -8 लिखेंगे, और गुना A1 का मान देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखेंगे, और बराबर 1/, फिर A1 B2, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना 2 और 3 गुना 1 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 घटा 3 गुना 1। तो इस प्रकार से यानी कि यहाँ पे वैल्यू हम लोग बिठा दिए। इसी चीज को आपको सावधानी पूर्वक करना है, और यहाँ अगर गलती हुआ तो फिर आगे नहीं बनने वाला है, ठीक है। बढ़िया से वैल्यू को रख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे x के लिए। तो x के लिए क्या हो जाएगा? x बटे, यहाँ पर देख सकते हैं -8 हो जाएगा, -1 गुना -8 तो -8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 दूना 10, और बराबर y को हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पे, इसको नहीं लेना है। y के लिए जब सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 4 और घटा 2 दूना 4 और घटा 3 1 का 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं x और बटे हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 और नीचे 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। यानी कि ये जो 2 है इस साइड में अगर गुना कर देंगे 2 1 का 2, तो इसीलिए x बराबर प्राप्त होगा 2, ठीक है। और फिर y के लिए भी हम लोगों को सॉल्व करना है, तो यहीं से लिख देते हैं, ठीक है। एवं y के लिए, तो x के लिए ये हो गया और ये y के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो y वाले टर्म को लेंगे तो y और बटे देख सकते हैं यहाँ पे 5 -15 हो जाएगा, -5 गुना 3 -15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूना 16, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 घटा 3। अब आगे क्या हो जाएगा देख सकते हैं, y और बटे 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और बराबर यहाँ पे भी देखिए नीचे 1 बचेगा, तो 1 1 का 1 ही हो जाएगा, तो y बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 1 है। तो इस प्रकार से यानी कि ये आंसर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जब भी वज्र गुणन विधि से सवाल बनाने के लिए बोला जाएगा तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है।